हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 20 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोड जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा और आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। मोटिवेशनल कोड है, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार्य नहीं, हार हमें स्वीकार्य नहीं। फ्रेंड्स, आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, आप यदि उसमें एक बार लग गए तो उसको लगातार कोशिश करते रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप हार ना मानें, ठीक है। इसी के साथ चलते अपने सेशन की ओर। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जो है वीडियो को लाइक भी करें। तो चलते सेशन की ओर और पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस यानी कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 18 मई को, कब? 18 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है। और इस दिन को HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के तौर पर संबोधित किया जाता है। इसका मकसद HIV संक्रमण और एड्स की रोकथाम के लिए HIV वैक्सीन की ज़रूरत के सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने की तरफ होता है। और पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया था? तो 18 मई 1998 को पहली बार मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट नियुक्तियों में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। आप इस क्वेश्चन को लें कि माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन, यहाँ पर कौन है फ्रेंड्स, कौन बने हैं? माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वह कौन है? वह हैं मोख्तार ओउने। कौन है? मोख्तार ओउने जो है माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। डिटेल देख लेते हैं कि मोख्तार ओउने को माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, यानी इससे पहले भी ये रह चुके हैं। इब्राहिम बाबूबकर कीता को हटाने के बाद अगस्त 2020 में उन्हें कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बाह एन डा। कौन है? बाह एन डा के निर्देशों के तहत ओउने को राजनीतिक वर्ग के लिए जगह के साथ एक नई सरकार बनानी होगी और माली विवादित विधायी चुनावों और आर्थिक गतिरोध, भ्रष्टाचार और कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट के कारण राजनीतिक संकट का सामना भी कर रहा है, ठीक है। माली के बारे में देख लेते हैं। यह क्या है? यह एक पश्चिमी अफ्रीकी एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश का मतलब है फ्रेंड्स कि वह सागर या महासागर से उसकी जो देश की सीमा है टच नहीं करती है, ठीक है। और यह अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा देश, 8वां सबसे बड़ा देश है। और इसकी राजधानी क्या है? बमाको। बमाको जो है माली की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। क्या है? CFA फ्रैंक, ये यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नई पहल की गई है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि दवाओं की ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी, यानी कि ड्रोन के माध्यम से अब पहुँचाया जाएगा दवाओं को। तो क्या है कि आकाशीय दवा, यानी कि इसका नाम रखा गया आकाशीय दवा यानी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना का परीक्षण कौन सा राज्य कर रहा है, ठीक है। कौन सा राज्य कर रहा है? तो यह तेलंगाना। कौन सा राज्य कर रहा है कि वह ड्रोन के माध्यम से दवा को डिलीवरी करेगा और उसका नाम रखेगा आकाशीय दवा, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं कि तेलंगाना सरकार ने विकाराबाद, यानी एक क्षेत्र का नाम है या एक जगह का नाम है, विकाराबाद क्षेत्र में अस्पताल के चारों ओर फैले 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया है, जो कि कई ड्रोनों के माध्यम से दवाओं की डिलीवरी से जुड़ी अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। मतलब इस तरह की अभी कहीं भी परियोजना नहीं चल रही है, ये पहली परियोजना है। जो महत्वाकांक्षी आकाश से दवा यानी कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का पायलट परीक्षण कर रही है। कोल्ड चेन की सुविधाओं की उपस्थिति के कारण क्षेत्र के अस्पतालों के केंद्रीय बिंदु के रूप में चुना गया है और चयनित PHC यानी विजुअल लाइन ऑफ साइट और
बियॉन्ड विजुअल साइड ऑफ लाइन ऑफ साइट, दोनों सीमाओं के भीतर है। तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं कि तेलंगाना की जो राजधानी है वह हैदराबाद है और यहाँ के जो राज्यपाल है वह तमिलसाई सौंदरराजन है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनजाति स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए भारत ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? यानी कि जो जनजाति स्कूल है वहाँ पर डिजिटल परिवर्तन लाया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो वह कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है। डिटेल देख लेते हैं कि जनजाति मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने जनजाति स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें आदिवासी क्षेत्रों में आश्रय स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है आदिवासी छात्रों के लिए क्या करेगा? हिंदी और अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम जो है उपलब्ध करवाएगा। कार्यक्रम के तहत पहले चरण में क्या करेगा? 250 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापित किए जाएंगे और 250 स्कूलों में से 50 स्कूलों को गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहले चरण में 500 मास्टर जो ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी इस प्रोग्राम्स के तहत। ठीक है, अब जनजाति मंत्रालय के बारे में इसके जो मंत्री हैं वह अर्जुन मुंडा हैं और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देखते हैं तो यह इसके जो CEO हैं वह सत्या नाडेला है और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? रेडमंड वाशिंगटन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका जो मुख्यालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी द्वारा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम्स के निर्माण करने की घोषणा की गई है? यानी कि जो केबल है फाइबर इंटरनेट के लिए होता है तो यह किस कंपनी के द्वारा सबसे बड़ा होगा तो बिछाया जाएगा? वह कौन सी कंपनी है? वह रिलायंस जियो है। कौन सी है? रिलायंस जियो है। डिटेल देख लेते हैं कि रिलायंस जियो बढ़ी हुई डेटा मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक भागीदारों और पनडुब्बी केबल आपूर्ति सबकॉम के साथ, कौन सी कंपनी के साथ? सबकॉम के साथ भारत पर केंद्रित सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसकी डिटेल और नेक्स्ट है कि कंपनी जिन 2 पनडुब्बियों केबल प्रणालियों को तैनात करने की योजना बना रही है वह भारत यहाँ पर 2 पनडुब्बियों के लिए मतलब जो 2 केबल बिछाई जाएंगी। एक तो है कौन सी? एशिया प्रशांत बाज़ारों के लिए सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया तथा एक दूसरी जो यूरोप की ओर होगी उसको इटली और अफ्रीका से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, रिलायंस के बारे में देख लेते हैं। इसका अध्यक्ष कौन सा? रिलायंस जियो अध्यक्ष इन्फोकॉम मैथ्यू ओमन है और रिलायंस जियो के संस्थापक जो है मुकेश अंबानी या मुकेश चच्चा हैं। ठीक है, और रिलायंस जियो की स्थापना 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर टपकेगा, आप ये नोट कर लें फ्रेंड्स। ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आप इन क्वेश्चनों को हल्के में ना लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम्स में हिट करेंगे और आपको जब ये क्वेश्चन दिखेंगे तो आप ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे क्योंकि आप इनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? कौन ऐसे पहले फाइटर हैं? तो वह हैं अर्जन भुल्लर। कौन है? अर्जन भुल्लर जो हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं। डिटेल देख लेते हैं कि अर्जन भुल्लर शीर्ष स्तर के MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बन गए हैं जब उन्होंने किसको हराया है? वह ब्रैंडन वेरा को। किसको? ब्रैंडन वेरा को हरा करके सिंगापुर की 1 चैंपियन हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम इन्होंने किया है। उन्होंने ब्रैंडन वेरा को हराकर भुल्लर ने फिलिपिनो अमेरिकन के 5 साल से जारी चैंपियनशिप में विजय रथ को रोक दिया और भुल्लर को 2010 और 2012 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 2010 और 12 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और वह ओलंपिक में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले, कहाँ का करेंगे? कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय मूल के पहले फ्री स्टाइल पहलवान हैं। ठीक है, फ्री स्टाइल पहलवान हैं।
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद रखें अर्जन भुल्लर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृषि निर्यात जो सुविधा केंद्र प्रारंभ कहाँ पर किया गया है। भारत का पहला है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो यह कृषि से रिलेटेड है इसलिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कृषि निर्यात सुविधा केंद्र भारत का पहला कहाँ पर बनाया गया है। तो वह है पुणे। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में पहला ऐसा सेंटर बनाया गया है। डिटेल देख लेते हैं कि महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री किसने बनाया है? महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने किसके साथ मिल करके? नाबार्ड के साथ मिल करके जो है पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र बना दिया है। ठीक है, नया सुविधा केंद्र कृषि क्षेत्र के में निर्यातकों के लिए वन स्टॉप सेंटर्स के रूप में काम करेगा और साथ ही वैश्विक मानकों के अनुसार इस क्षेत्र में कृषि निर्यात को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। मतलब कृषि का जो निर्यात है वो विदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्र अपने विशेषज्ञों के माध्यम से संभावित निर्यातकों को कृषि निर्यात की फार्म टू फोर्क श्रृंखला के विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं पर मार्गदर्शन भी इसमें करेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पहल है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज जितने भी क्वेश्चन लिए गए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट ना हो, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीमुर्ग क्या है? सीमुर्ग सुपर कंप्यूटर का विकास किस देश ने किया है? तो वह कौन सा देश है जिसने सीमुर्ग सुपर कंप्यूटर का विकास किया है? तो वह ईरान है। कौन है? ईरान। ईरान ने अपने सबसे शक्तिशाली सीमुर्ग नामक सुपर कंप्यूटर का विकास अभी हाल ही में किया है। तो डिटेल देख लेते हैं कि ईरान ने सीमोर्ग नाम के एक नए सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है, जो अब तक देश के पिछले सुपर कंप्यूटर से कितना 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। जो उनका ईरान का पिछला सुपर कंप्यूटर था उसकी तुलना में जो सीमोर्ग सुपर कंप्यूटर वह 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। और सुपर कंप्यूटर को तेहरान के अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कौन सी? कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसका नाम एक पौराणिक फिनिक्स जैसे पक्षी किसके नाम पर रखा है? फिनिक्स जैसे पक्षी सीमोर्ग के नाम पर ही रखा गया। वर्तमान में सीमोर्ग का प्रदर्शन की जो क्षमता है वह 0.56 पेटाफ्लॉप है। और दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू, जो जापान का है। भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर है? आप ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस, कौन सी है? फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया है? ईरान ने फरजाद बी गैस परियोजना से भारत को, किसको? भारत को जो है बाहर कर दिया। फ्रेंड्स, जो ईरान है इस समय जो है वह चीन की तरफ ज़्यादा झुकाव लिए हुए है, और चीन और ईरान के बीच में एक समझौता हुआ है कि जो अगले 25 सालों में चीन जो है ईरान में $400 मिलियन का निवेश करेगा। इसके कारण जो है ईरान ज़्यादातर परियोजनाओं में चीन की भागीदारी को सुनिश्चित कर रहा है और भारत की तरफ से यह पीछे हट रहा है। ठीक है, तो डिटेल देख लेते हैं कि ईरान के पर्सियन गल्फ़ में मौजूद फरजाद बी गैस फील्ड भारत के हाथ से निकल गया है। यानी अब उसको जो भारत ने स्टार्ट किया था उसको हटा दिया गया। अमेरिका प्रतिबंधों के बीच चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दिया है। ईरान की इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका देश की स्थानीय कंपनी पेट्रोपावर्स ग्रुप को दे दिया गया है। बता दें कि इस गैस फील्ड की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है भारत की ONGC विदेश लिमिटेड ने ही की थी। यानी खोज हमने किया और फ़ायदा चीन ले रहा है। ठीक है, तो ईरान ने अब तक इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फ़ैसला ले लिया है, और इसके लिए उन्होंने चीन से पैसे यानी चीन से लोन भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हो गई थी? ओनली ऑन ट्रेनों की जो चपेट में आए थे तो टोटल 186 हाथियों की जो मौत है वह ट्रेन में चपेट में आने के कारण हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पर्यावरण से यदि कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पिछले साल ही जो
यूपीएससी का आईएएस का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें हाथियों की मौत हो गई थी, जिसके कारण वो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड बन गया था। इसीलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये भी किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इसकी डिटेल है कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2021-20 के मध्य में पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने 186 हाथियों की मौत हो गई है। और इन 186 हाथियों में सबसे अधिक मौतें जो हैं वो असम में हुई है। असम में रेल पटरियों पर सर्वाधिक संख्या 62 की मौत हुई है। और हाथियों इसके बाद पश्चिम बंगाल 57 और उड़ीसा में 27 हाथियों की मौत हुई है रेल में की चपेट में आने के कारण। ठीक है, रेल दुर्घटनाओं से होने वाली हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के बीच में एक स्थायी समन्वय समिति का गठन भी किया गया है, जो यह हल निकालेगी कि इनकी मौतों को किस प्रकार से रोका जाए और कम किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और आप इनको बार बार रिवाइज ज़रूर करें। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और इस जो वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।